नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। आज मेगा शो है, शाम 5 से 6 बजे तक आपने शहादत की सुविधा वाली सियासत और नोटबंदी के 30 दिन पर बहस देखी। अब शाम के 6 बज रहे हैं और आज इस मेगा शो में हम ताल ठोक के दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि देश शरीयत से चलेगा या संविधान से। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की हिना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिपल तलाक को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता माना, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को शरीयत के खिलाफ बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। कोर्ट का यह भी कहना है कि पवित्र कुरान में भी तलाक को सही नहीं माना गया और कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मगुरु ट्रिपल तलाक की गलत व्याख्या करें, क्योंकि 3 तलाक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हम पूछ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं पर ट्रिपल तलाक की क्रूरता कब तक होती रहेगी। ध्यान देने की बात यह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं दे रहा और ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक कहना उनका ऑब्जर्वेशन है। मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं, कोर्ट कह रहा है, संविधान कह रहा है, इस देश के तरक्की पसंद लोग कह रहे हैं कि मजहब कभी किसी के विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। तो यह पूछना लाजमी हो जाता है कि कोई भी पर्सनल लॉ कौन होता है खुद को संविधान से ऊपर समझने वाला। और सवाल यह भी कि आजादी के 70 साल बाद भी ऐसी बहस की नौबत क्यों आ रही कि यह देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा। तीन तलाक गैर संवैधानिक है, इसलिए इस पे पाबंदी लगना जरूरी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि 3 तलाक गैर कुरानी भी है। तो संविधान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, दोनों तरह 3 तलाक एक बहुत ही गलत रिवाज है और उस पर पाबंदी लगाना जरूरी है। ये तो सेटेड फैक्ट है। संविधान सुप्रीम है और उस मजहब से भी सुप्रीम है और मजहब जो भी है वो एक विश्वास है, मगर कानून और संविधान के तहत बनाया उसको सब लोग स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोग जिक्र कर रहे हैं, इससे मैं संतुष्ट हूँ। कारण है देश में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, ये सबका मत है और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मजहब इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब का एक इंटीग्रल हिस्सा है और कानून तलाक भी हमारी शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है। तो इस वजह से हम नहीं समझते कि वो कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कानून से और कोर्ट्स के फैसलों से इत्तेफाक मैं रखती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक इस्लामी कानून को मानती हूँ, मेरे हिसाब से ट्रिपल तलाक सही है। ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट की टिप्पणी ने ट्रिपल तलाक पर उठाए तीखे सवाल। पहला सवाल, जब कुरान में 3 तलाक का तरीका गलत, तो ट्रिपल तलाक गैर इस्लामिक नहीं है। दूसरा सवाल, कुरान में लिखा है कि गलत तरीके से तलाक देने वालों को लगाए जाएं 80 कोड़े, तो ट्रिपल तलाक कबूल करने वाले मुस्लिम कैसे? तीसरा सवाल, कोर्ट ने कहा संविधान के ऊपर कुछ नहीं, फिर देश शरिया से चलेगा या संविधान से? चौथा सवाल, कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, कोर्ट का फैसला मौलाना करेंगे कबूल? पांचवा और सबसे जरूरी सवाल, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है 3 तलाक, तो महिलाओं पर ट्रिपल तलाक की क्रूरता कब तक? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। आप जो दर्शक रेगुलर जी न्यूज़ देखते हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि जिस रोज से 3 तलाक पर पाबंदी का मसला उठा है, तब से लगातार नाइश हसन इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हमारे साथ हैं, वो मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। वो लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है मौलाना साहब आपका। मौलाना अंसार रजा यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ गए। वो अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, इस्लाम के जानकार हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। स्वागत है मौलाना अंसार रजा आपका भी। और तारिक फतेह भी यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में आ गए, जो जाने माने कॉलमिस्ट हैं। अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स पढ़ते हैं और साथ ही टोरंटो सन के लिए वो लिखते भी हैं और रेडियो के लिए भी उनका एक प्रोग्राम चलता है विदेश में।
स्वागत है तारिक फतेह आपका भी। मौलाना साहब, आपको कबूल है वो बातें जो अदालत ने कही हैं? आप तो ऐसे कबूल करवा रहे हैं जैसे निकाह करवा रहे हैं। निकाह ही है देश के संविधान के साथ। देखिए, ऐसा है, देश का संविधान, उसका हम एहतराम करते हैं, कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं, अदालतें हमारी जो भी कहती हैं वो सोच समझ के कदम उठाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ नहीं डाला, सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी बुलंदशहर की लड़की के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन तन्हा यही एक मसला नहीं है रोहित जी। आज 3 तलाक का जो मसला जो लोग लेकर के उठ रहे हैं, इससे पहले कि आपकी डिबेट कायदे से शुरू हो, मैं 2 बातें रख देना चाहता हूँ, फिर उस पर आप खूब डिबेट करवाइए। क्या जो महिलाएं आज 3 तलाक का पर बहस कर रही हैं, हम उनके साथ हैं कि एक साथ 3 तलाक नहीं होना चाहिए। जो आदमी 3 तलाक एक साथ दे रहा है वो 1 नंबर का जाहिल है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 80 कोड़े मारे जाएं कुरान में, वो कुरान में कहीं नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा। हिंदुस्तान का कानून संविधान से ही चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से ही चलेगा, हमें उससे कोई वो नहीं, और हम उस अपने संविधान का एहतराम करते हैं। रहा सवाल 3 तलाक का, तो मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाया कि जो महिला मोर्चा है जो 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में खड़ा हुआ है, हम अपनी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप 3 तलाक को लेकर के कोर्ट में गई हैं, काश अगर इसलिए आप कोर्ट में गई होती कि जो जाहिल मर्द अपनी बीवी को एक नशिस्त में 3 तलाक दे देता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती कि एक मिनट, हम एक बात आज तक नहीं समझ पाए कि जो महिलाएं आज इधर 2014 के बाद जो मोर्चा लेकर के निकली हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप फारूक आजम से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं क्या? ये क्या वो इल्म जो फारूक आजम ने पढ़ा है उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? मैं पूछ लेता हूं नाइश हसन से। एक, नाइश हसन, क्या आपकी लड़ाई 2014 के बाद शुरू हुई पहला, या इनकी नजर में 2014 के बाद आई? दूसरा, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि जो बातें ये कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं रोहित जी, मैं उनकी दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। पहली बात यह है कि ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को औरतें बहुत सालों से लड़ रही हैं। 1905 में भी औरतों ने सवाल उठाया था, 1915 में भी उठाया था, 1917 में भी उठाया था बेगम भोपाल ने। तो ये नहीं है कि आज उठाया गया है। नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठती रही है। अब ये है कि आज और पढ़ी लिखी औरतें हैं और आज मजबूती से आवाज़ उठी है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ औरतों और प्रगतिशील मर्दों ने आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने सबने उठाई है। दूसरी बात, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि इतिहास में हम किससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किससे कम पढ़े लिखे हैं। हमको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जो एक नाइंसाफ़ी है उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि कुरान में भी इस बात को गलत कहा गया है। तो अब सवाल ये है कि आप औरत को यूं ही सड़क पे नहीं निकाल सकते, तलाक 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 कह के बाहर नहीं निकाल सकते। ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। तो इसमें ना ही खाली हम लोग बल्कि तमाम प्रगतिशील मर्द भी लड़ रहे हैं, और ये दूसरा कोई इंसान नहीं तय कर सकता है कि आज हम क्या पिटीशन लेके कोर्ट में जाएं और कल क्या जाएंगे। अब कल कोई दूसरी नाइंसाफी आएगी तो औरतें और प्रगतिशील मर्द उस पर भी सवाल उठाएंगे। तो आप ये ना कहें कि हम ये पिटीशन क्यों नहीं लेके गए जाहिल मर्दों के साथ। अरे आप भी तंजीम चलाते हैं, आप भी लेके जाइए, किसी ने रोका थोड़ी है। इंसाफ के सवाल को उठाना सब किसी के लिए जायज है, उठाइए सवाल। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मैं जल्दी से आपसे एक चीज पूछ लूं, फिर तारिक फतेह से कमेंट लेता हूं। अंसार रज़ा ने तो कह दिया कि जो महिलाएं जा रही हैं वो असल में इस्लाम को जानती नहीं ढंग से। अगर ढंग से जानती तो ये सब करती नहीं। आप लोग तो जानते हैं, इस्लाम को भी ढंग से जानते हैं, कानून को भी ढंग से जानते हैं, संविधान को भी ढंग से जानते हैं। जब आप ये बात मानते हैं और जानते हैं अच्छे से कि संविधान के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक व्यवस्था है, तो फिर वो संविधान के ऊपर कैसे हो जाता है, खास तौर पे ऐसे मौकों पे? असल में कई बातें अभी तक ऐसी कही गई हैं जो रियलिटी के बिल्कुल बरक्स हैं। ये सबसे बड़ा मजाक है कि कुरान में कहा जा रहा है कि 3 तलाक से मना किया गया है। पूरे कुरान में कहीं 3 तलाक से मना नहीं किया गया है। और दूसरी बात, जो कुछ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो पिटीशन दायर हुई उसको डिसमिस कर दिया गया। फाजिल जज साहब ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है लीगल एक्सपर्ट के तहत, वो
उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन करार दिया जा सकता है, उसको कानून करार नहीं दिया जा सकता। ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, जाहिर से बात है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर देगा। और आखिरी बात ये है कि जो बार बार ये बात कही जा रही है कि 3 तलाक का कुरान में जिक्र नहीं है, तो सबको ये बात अपने जहन में वाजे कर लेनी चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खाली कुरान पर बेस नहीं है, बल्कि वो कुरान और हदीस पर बेस है। और सबसे उसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पे नमाज इस्लाम में सबसे अफजल इबादत है। नमाज पढ़ने का तो हुक्म कुरान में दिया गया है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि तुम्हें कितने वक्त की कुरान की नमाज पढ़नी है, कैसे नमाज पढ़नी है। तो आप ये कह देंगे कुरान में ये नहीं कहा गया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है। जो इस्लामी शरीयत है उस पर अमल करने का हक हमें हमारे संविधान ने दिया है, और उस पर हम कयामत तक अमल करते रहेंगे। ठीक है। जहाँ तक आखिरी बात ये जो है कि जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है, तो अभी तक पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत करोड़ों ख्वातीन सिग्नेचर करके इस बात को इन राइटिंग साबित कर चुकी हैं कि उनको अपने मुल्क में अपनी शरीयत से कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, उसमें वो कोई भी तब्दीली नहीं चाहती। तो अब 8-10 औरतों के आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ओके। तारिक फतेह, आपने तीनों की बात सुन ली, अब आपका कमेंट। देखें, नमाज की ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें पढ़ते हैं। शायद मौलाना साहब को नहीं पता हो कि कुछ फ़िरक़े ऐसे हैं जो सिर्फ 3 रकात पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के भी 2-3 तरीके हैं। तो बात सही है कि कुरान में नहीं है, लेकिन तमाम वो कवानीन, फैमिली लॉ के जो कानून हैं, वो आप यकीन करिए वो मैन मेड लॉज हैं। पहले इस्लाम के अंदर शरिया लिखा गया, फिर हदीस लिखी गई, उसके बाद प्रॉफिट की लाइफ स्टोरी, हर चीज़ इन रिवर्स ऑर्डर हुई है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि शरीयत जो है वो आम मेरे जैसे, इनके जैसे उस वक्त के आलिमों ने लिखी है, उसका कुरान से ताल्लुक़ नहीं है। कुरान की आखिरी सूरत कहती है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आज मैंने तुम्हारा मज़हब मुकम्मल कर दिया। अरे वो बाकी लोगों ने तो उस दिन के बाद शुरू किया। ये बिल्कुल सही है कि कुरान में कोई कोड़ों की सज़ा नहीं है, लेकिन ये मज़हब का इशू नहीं है सर। ये इशू है कि इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक नेशन स्टेट क्या होता है। खिलाफत जो उस्मानिया थी तुर्की की, वो 1914 में ख़त्म हो गई। अब्बासी खिलाफत चली गई, यहाँ जो मुग़ल बैठे थे मर गए सब के सब। ये एक नेशन स्टेट है। इसकी आज़ादी के लिए लोगों ने मज़हब को नहीं आगे रखा। पूरी 1947 से पहले 2 मूवमेंट थी। एक ने कहा कि इस्लामी तरीके का हिंदुस्तान होना चाहिए, और दूसरे ने कहा मज़हब का कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक़ नहीं होगा। ये तय हो गया और बंटवारा हो गया। अब आप मज़ीद बंटवारा करना चाह रहे हैं कि शरिया को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। शरीयत के अंदर 10 चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मौलाना, मुख्तलिफ आलिम दीन इख्तलाफ रखते हैं दूसरी शरीयत से। 4-5 वो हैं ख्यालात, हम्बली हैं, शाफ़ी हैं, शियों का अलग है, मुख्तलिफ लोग हैं। इसको आप कानून का बेसिस नहीं कह सकते। यानी गीता या कुरान से आप किसी मुल्क का कानून नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग कहने लगे हैं कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो फिर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाइए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाइए, सबको डुबा देंगे, बनाइए, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाइए, बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाइए। फिर संविधान की जरूरत क्या है? औरत और मर्द की इक्वालिटी इन मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ सिर्फ नेशन स्टेट के अंदर आई है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। उससे पहले ना ईसाई हुकूमतों में, ना जहाँ हिंदुओं की हुकूमत थी, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत, औरत कभी इक्वल स्टेटस पे नहीं आई है। 19वीं सदी से पहले उसको इस्लाम के अंदर भी, जहाँ औरतों को बेतहाशा हुकूक दिए गए, मर्द को इजाज़त है 4 बीवियाँ रखने की, औरत को इजाज़त नहीं है 4 शौहर रखने की। मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ औरतों के 1 से ज़्यादा खसम होते थे। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल कानून के तहत जो मुल्क बने हैं, जो इंडिया एक इंटरनेशनल लॉ के तहत बना, ये नहीं कि उठा के किसी ने, बगदादी ने उठा के इराक में शुरू कर दिया इस्लामिक स्टेट, ये वो नहीं है।
तो इसके अंदर इलाहाबाद कोर्ट का जो डिसीजन था या जो ओपिनियन दी है, इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ा अच्छा कॉम्प्रोमाइज का मौका दिया कि ये कहते कि हाँ ठीक है, हम जो आपकी रिकमेंडेशन है उनको करके मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ उन्होंने पहली बार डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया, मैं उसी की जिसको वो ये कह के खारिज करना चाहते हैं कि ये उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि एक जज अपनी कुर्सी पे बैठ के अदालत में किसी केस की सुनवाई करते हुए पर्सनल ऑब्जर्वेशन कैसे दे सकता है। इलाहाबाद वो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है।